हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आपका IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शालिनी हाडिया। आप देख रहे हैं सेहत से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। हर साल 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है। इसका मकसद होता है लोगों को होम्योपैथी पद्धति के प्रति जागरूक करने की, उन्हें बताने की कि ये पद्धति कितनी ज़्यादा कारगर साबित हो रही है। भारत देश की अगर बात की जाए तो 100 साल से ज़्यादा समय हो गया है इस पद्धति का इस्तेमाल करते हुए, और गंभीर और जटिल से जटिल मरीजों का इलाज इस पद्धति से संभव हो पाया है। वर्तमान सिनेरियो क्या कहता है, कितना कुछ बदलाव हुआ है, और कोरोना काल के सफल प्रयोग के बाद अब होम्योपैथी इलाज की डिमांड कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, मरीजों के लिए ये कितना ज़्यादा रामबाण साबित हो रहा है, इन सब पे करेंगे चर्चा आज के हमारे इस हेल्थ गुरु में। तो चलिए आगाज करते हैं हेल्थ गुरु का। आज हमारे साथ इंदौर स्टूडियो में मौजूद है इंदौर के जाने माने वरिष्ठ होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर A.K. द्विवेदी। इसके साथ ही ये एडवांस होम्योपैथी हेल्थ सेंटर होम्योपैथी मेडिकल रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड के CEO भी है। सर, बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 में। आप सभी को विश्व होम्योपैथी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग अपनी किसी भी हेल्थ समस्या के लिए, किसी भी बीमारी के लिए होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन करें। होम्योपैथिक दवाइयाँ बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, बिना किसी एसिडिटी के आपकी स्वास्थ्य समस्याओं पर बहुत अच्छा कारगर है। सर, शुरुआत में करती हूँ कोरोना काल से, क्योंकि हमने देखा कि कोरोना काल में होम्योपैथी एक सफल प्रयोग साबित हुआ है। बहुत से ऐसे गंभीर मरीज से जो इस पद्धति के इस्तेमाल से आज बेहतर जीवन जी रहे हैं। सर, इसी के साथ जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि हमने देखा कि आपने इस कदर मेहनत की थी कि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर आपका सम्मान किया। मैं बात करता हूँ स्टार्टिंग की, तो हमारी 28 जनवरी 2020 को केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद में एक मीटिंग चल रही थी साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड का। उस समय आयुष मंत्रालय से हमारे ऑफिस में कॉल आया डायरेक्टर जनरल को कि कोरोना जैसी बीमारी चाइना में चल रही है और उसके लिए आयुष या होम्योपैथी क्या कर सकता है। तो हम लोगों के मीटिंग में मैटर चेंज हुआ और कोरोना पे डिस्कस हुआ, जहाँ पर देश के काफ़ी सीनियर होम्योपैथिक डॉक्टर्स बैठे थे और सभी लोग वहाँ पे मीटिंग में बात कर रहे थे। तो जो कोरोना के केसेस चाइना में थे, उस पर उनके सिम्टम्स जो लैंसेट मैगजीन में छपा था उस पर देख करके और आर्सेनिक एल्बम नामक दवाई सेलेक्ट की गई। तो आर्सेनिक एल्बम हमारे केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद से आयुष मंत्रालय को भेजी गई और 29 जनवरी 2020 को एक एडवाइजरी जारी की गई आयुष मंत्रालय से कि लोग आर्सेनिक एल्बम इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ले सकते हैं। और हमारे इंदौर में अगर मैं बात करूं तो उस समय कोई केस नहीं था, पूरे देश में ही केस नहीं था। पहला केस जो रिपोर्ट हुआ था हमारे देश में वो 30 जनवरी 2020 को हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि जब केस ही नहीं था, जब हमारे देश में केस नहीं था, उसके पहले से हम लोग इस पे कार्य कर रहे हैं। और जब हमारे यहाँ इंदौर में कोरोना बढ़ने लगा मार्च अप्रैल में, तो उसके बाद मैंने देखा कि स्थिति बहुत अनियंत्रित सी हो रही थी इंदौर में। किसी भी चिकित्सक को ये नहीं समझ रहा था कि क्या करना चाहिए, किसी भी अस्पताल वालों को ये नहीं समझ रहा था कि कैसे इलाज करना चाहिए, क्योंकि जो वेल नोन चिकित्सा प्रणाली थी और हमारे अस्पताल थे, उन लोगों को इसका समुचित इलाज पता नहीं था। तो उसके बाद मैंने अप्रैल में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को एक पत्र लिखा कि पूरे प्रदेश में यदि लोगों को बचाना है तो हमें आयुष मंत्रालय के सलाह पर जाना चाहिए और आर्सेनिक एल्बम डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए, जिससे हम लोगों को ज़्यादा संक्रमित होने से बचा सकते हैं।
और शिवराज सिंह चौहान जी ने हमारे पत्र को बहुत पॉजिटिव लिया और उन्होंने पूरे प्रदेश में आर्सेनिक एल्बम बंटवाई, उसके साथ उन्होंने आयुष का काढ़ा भी बंटवाया और उसका असर ये हुआ कि कहीं न कहीं जो बहुत तेज पीक था उससे राहत मिली प्रदेशवासियों को और लोग कोरोना के संक्रमण होने से ही बच सके, मतलब संक्रमित ही होने से बच सके। और ऐसे ही जब 2021 में भी बहुत ज़्यादा ये चरम पर थी परेशानी और जब लोगों को ऑक्सीजन लेवल कम हो जा रहा था, लोगों को अस्पतालों में जगह नहीं मिल पा रही थी, तब अस्पताल में एडमिटेड मरीज़ पर भी हम लोगों ने होम्योपैथिक दवाइयाँ दिया और वहाँ से वो लोग जल्दी डिस्चार्ज होकर के अपने घर पहुँचे। शायद यही सब देख करके हमारे इंदौर के जिला प्रशासन ने हमारा नाम प्रस्तावित किया होगा और गणतंत्र दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सम्मानित किया। उसके लिए मैं इंदौर जिला प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री जी तथा सांसद जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, हमने ये भी देखा कि कोरोना के बाद सिनेरियो बहुत ज़्यादा परिवर्तित हो गया, लोगों का बिहेवियर चेंज हमने देखा, लोग ज़्यादा गुस्सा करने लगे हैं, एक मानसिक ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, डिप्रेशन होने लगा है। ऐसे में सर होम्योपैथी कितनी कारगर है उन लोगों के लिए? जी शालिनी जी बिल्कुल सही बात कर रही हैं। मैं भी देखता हूं कि जब कोरोना का पहला वेव था उसके बाद जब पेशेंट आए तो काफ़ी डरे हुए थे, घबराए हुए थे। जो स्टूडेंट थे उनको ये नहीं पता था कि वापस कॉलेज कब चालू होगा, वापस उनकी कोचिंग कब चालू होगी, एग्ज़ाम कैसे होएगी। इसी तरीके से जो बिजनेसमैन थे हमारे वो डरे हुए थे कि उनकी वापस दुकानें कब खुलेंगी, वापस बिजनेस वैसा सेट होगा या नहीं होगा। ये डर बहुत ज़्यादा हावी था पहले और दूसरे वेव के बीच में। लेकिन जब दूसरा वेव आया तो उस समय डर और अधिक बढ़ गया। उस समय जो डर था वो ये था कि हमारी जान कैसे बच जाएगी, हम जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा डर भर गया। तो ये जो डर था ये एक दिन में ख़त्म नहीं हो जाता है, उसका असर हमारे शरीर पर वो निरंतर रहता है। तो वो असर हमें आज भी देखने को मिल रहा है। कई लोगों की नौकरी चली गई, कई लोगों की सैलरी में 30% तक की कटौती हो गई। तो ऐसे लोग जिनकी सैलरी में कटौती हो गई या ऐसे लोग जिनकी नौकरी चली गई, उनको अपना परिवार पालने का जो स्ट्रेस है वो हमारे कहीं न कहीं व्यवहार में, बर्ताव में आता है। उसके कारण लोगों में गुस्सा बढ़ गया, स्ट्रेस बढ़ गई, अनिद्रा बढ़ गई। उस पर हम लोग होम्योपैथी जो दवाइयाँ दे रहे हैं वो उनको ठीक कर रही, मतलब मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य प्रदान कर रही है। और अगर आप स्वास्थ्य की डेफिनेशन देखेंगे WHO की तो उसमें ये लिखा भी है कि मानसिक और शारीरिक के साथ साथ आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से स्वस्थता ही स्वस्थता कहलाती है। तो होम्योपैथिक दवाइयाँ होलिस्टिक ट्रीटमेंट कराती हैं। वो मानसिक जो चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, उससे लोगों को छुटकारा दे रही हैं, साथ में बिना किसी सिडेटिव के नॉर्मल नींद प्रदान कर रही हैं, जिसके कारण अगले दिन वो व्यक्ति खूब अच्छा अपने आप को नॉर्मल महसूस करता है। सर, हम देख रहे हैं अभी वर्तमान सिनेरियो जो बना हुआ है विश्व स्तर पर, यूक्रेन और जिस तरह से रूस के बीच युद्ध चल रहा है, श्रीलंका की हालत बेहद ज़्यादा खराब है आर्थिक मोर्चे पर। विश्व स्तर का जो डिस्टर्बेंस है वो आम जनता के जीवन पर भी पड़ा है। वो स्ट्रेस को कैसे कम किया जा सकता है? एक्चुअली जब हम बात करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तो हम होलिस्टिक की बात करते हैं, पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं, एक ग्लोबल हेल्थ की बात करते हैं। और जब किसी भी देश में, चाहे यूक्रेन हो, चाहे रूस हो, चाहे चाइना हो, चाहे श्रीलंका हो, कहीं भी युद्ध चल रहा हो या कहीं भी जटिल बीमारी चल रही हो, तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से हमारे देश पे भी पड़ता है। और अर्थव्यवस्था एक बहुत बड़ा कारण होता है स्वास्थ्य के लिए। जो लोग अर्थव्यवस्था से लड़ रहे होंगे उनका स्वास्थ्य नॉर्मल कैसे रह सकता है, तो वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने कहा कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। मुझे लगता है कि लोग अगर रोज़ टीवी देख रहे होंगे तो रोज़ डर रहे होंगे, तो उनको टीवी पे न्यूज़ देखना कम कर देना चाहिए यूक्रेन और रसिया का। इसी तरीके से जो आर्थिक अनियमितता या आर्थिक परेशानी चल रही है श्रीलंका में, उसका भी असर पड़ता है। कहीं न कहीं हमारे देश में जो पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ जाते हैं या जो हमारे डेली यूज़ के सामग्री है या जो हमारे खान पान की चीज़ें हैं उसका जब रेट बढ़ने लगता है तो वो भी हमारे घर की अर्थव्यवस्था को
प्रभावित करता है। गैस सिलेंडर का रेट बढ़ जाना हमारे घर की महिलाओं को डिस्टर्ब करता है, परेशानी करता है। तो ये सारा जो आर्थिक डिस्टर्बेंस है वो भी कहीं न कहीं मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। लेकिन मानसिक स्वास्थ्य को सही रखने के लिए अगर शवासन किया जाए, योग का अभ्यास किया जाए और होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन किया जाए तो मुझे लगता है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उससे हम काफ़ी कोप अप कर सकेंगे। जो हमारा मेडिकल का खर्च है, अगर हम योग करेंगे, शवासन करेंगे और होम्योपैथिक दवाइयाँ इस्तेमाल करेंगे तो मुझे लगता है कि हम अर्थव्यवस्था को भी बेहतर कर पाएंगे। सर मैं ये भी जानना चाहूँगी क्योंकि हमने देखा कि वर्ल्ड लेवल पर अब होम्योपैथी को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ी है, लेकिन ओवरऑल सिनेरियो क्या कहलाता है? क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी ये मानते हैं कि काफ़ी धीमा इसका इलाज होता है, लेकिन सर आपका अनुभव क्या कहता है? क्या मानसिकता में परिवर्तन आया है? शालिनी जी, बहुत मानसिकता में परिवर्तन आया है। मैं पिछले 22-25 सालों से होम्योपैथी चिकित्सा कर रहा हूं और मैंने देखा कि जो लोग ये बात करते थे कि होम्योपैथिक दवाइयों में बहुत समय लगता है, वो बिल्कुल झूठा साबित हुआ है। जब लोगों की बीमारी बहुत पुरानी हो जाती है और गंभीर हो जाती है तब वो 10 साल 15 साल पुरानी बीमारी हमारे पास लेकर के आते हैं, जैसे गठिया है, अस्थमा है या ब्लीडिंग पाइल्स है। उनको पुरानी परेशानी रहती है, तब वो दवाई लेते रहते हैं, ठीक नहीं होता है, तब हमारे पास होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। और जब हमारे पास आते हैं तो कुछ महीनों की होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। उसके बाद उनको दूसरी कोई दवाई ही लेनी नहीं पड़ती क्योंकि वो परेशानी ही नहीं होती है। तो बहुत ज़्यादा लोगों के सोच में परिवर्तन आया है और सबसे ज़्यादा परिवर्तन देखने को हमको मिला है कोरोना के बाद। कोरोना के पहले दूसरे चिकित्सा प्रणाली के चिकित्सक ये बोलते थे कि आप हमारी दवाइयों के साथ होम्योपैथी नहीं ले सकते हैं, तो उसको कोरोना ने झूठा साबित कर दिया। ऐसे मरीज जो अस्पताल में एडमिट थे, वहाँ के एडमिटेड जो ट्रीटमेंट थे उसको उन्होंने लिया, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी उसका पालन किया, उसके साथ में उन्होंने होम्योपैथी दवाइयाँ लिया, उसके साथ में काढ़ा लिया, उसके साथ में योग किया, उसके साथ में भाप लिया, नेचुरोपैथी लिया। कहने का मतलब ये है कि जो होलिस्टिक ट्रीटमेंट की बात थी वो कोरोना ने साबित कर दिया कि एक दूसरी चिकित्सा प्रणाली के साथ किसी भी दूसरी चिकित्सा प्रणाली की दवाइयाँ सेवन की जा सकती है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई आपस में मतभेद या आपस में कोई झगड़ा नहीं होता है दवाइयों का। हमारा जो मूल उद्देश्य है वो मरीजों की बीमारी को ठीक करना या मरीज को स्वास्थ्य प्रदान करना। उसमें सभी चिकित्सा प्रणालियाँ मिलकर के भी संयुक्त रूप से भी मरीजों की बीमारी को ठीक कर सकते हैं। हेल्थ गुरु में आज हम बात कर रहे हैं होम्योपैथी पद्धति का वर्तमान सिनेरियो और भविष्य की रूपरेखा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पद्धति कितनी ज़्यादा फायदेमंद साबित होती है। इंदौर स्टूडियो से लगातार मेरे साथ डॉक्टर ए.के. त्रिवेदी जुड़े हुए हैं। सर, हमने ये देखा कि वर्तमान में जो सिनेरियो बदला है उसके साथ साथ हमने देखा कि एप्लास्टिक एनीमिया हो या सिकल सेल हो या थैलेसीमिया हो, इसमें होम्योपैथी काफ़ी बेहतर काम कर रही है और यही एक परिणाम है कि देश भर से मरीज जो है वो आपके पास इलाज कराने भी आते हैं। सर, क्या है इसके पीछे की यूएसपी? शालिनी जी, अप्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया या थैलासीमिया जिस पे आप बात कर रही हैं बहुत ही गंभीर समस्या बनी हुई है लोगों के हेल्थ को लेकर के। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, हमारा आरबीसी का शेप चेंज हो जाता है, उसका अर्ध चांद या हसिया का शेप ले लेता है, जिससे लोगों के हीमोग्लोबिन कम होने लगते हैं और जल्दी जल्दी ब्लड चढ़ाने पड़ते हैं। ये एक हेरिडिटी बीमारी है। इसी तरीके से थैलासीमिया जो है वो भी हेरिडिटी बीमारी है, जिसमें पैदा होने के बाद जो नॉर्मल व्यक्ति में एडल्ट हीमोग्लोबिन होना चाहिए था वो उस बच्चे में फीटल हीमोग्लोबिन सर्कुलेट होने लगता है, उससे उसका हीमोग्लोबिन कम होने लगता है। तो ये दोनों ही परेशानियां हेरिडिटी हैं। ये बहुत ही गंभीर तरह की बीमारी है और इस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री भी काफ़ी चिंतित हैं कि कुछ ऐसा लोगों को खोजना चाहिए, साइंटिस्ट ने या चिकित्सकों ने काम करना चाहिए कि इस तरह की बीमारी से लोगों को बचाया जा सके। मैं भी होम्योपैथी ट्रीटमेंट से काफ़ी बेहतर इस पर काम कर रहा हूँ। अभी तक थैलासीमिया या सिकल सेल एनीमिया का कोई मरीज ठीक तो नहीं हुआ पूरी तरह से, क्योंकि हेरिडिटी बीमारी है, लेकिन उनको जो जल्दी जल्दी ब्लड चढ़ाना पड़ता था उसमें हमने काफ़ी राहत दिला पाया है। जो उनको बॉडी पेन होता था या दूसरी परेशानी होती थी, आयरन स्टोरेज हो जाता था पूरे बॉडी में, या स्प्लीन बढ़ जाता था या लीवर बढ़ जाता था या उनकी हाइट नहीं बढ़ती थी,
बहुत सारी परेशानियां होती थी, उस पर हमने काफ़ी ब्रेक लगा दिया है। होम्योपैथिक दवाइयां उस पर काफ़ी अच्छा कार्य कर रही हैं। लेकिन जो आपने अप्लास्टिक एनीमिया की बात किया, अप्लास्टिक एनीमिया एक और गंभीर तरह की बीमारी है। इसमें क्या होता है कि हमारा बोन मैरो जो ब्लड बनाने की फैक्ट्री है वो अप्लास्टिक हो जाता है, मतलब बनाना ही बंद कर देता है। तो इसमें हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स जिसको हम पैनसाइटोपेनिया बोलते हैं, और हीमोग्लोबिन सब कम हो जाता है। प्लेटलेट्स तो नॉर्मल जो 1.5 लाख से 4 लाख होना चाहिए वो मरीजों में 2000, 3000, 1000 या 500 और कभी कभी 0 हो जाता है। ऐसे मरीज भी हमारे पास संपर्क में आए जो एम्स में या पीजीआई में एडमिट थे और उनको रोज़ वहाँ प्लेटलेट चढ़ता था, फिर भी उनका प्लेटलेट्स नहीं बढ़ पाता था और उनको हर 3 दिन 5 दिन में ब्लड और प्लेटलेट लगाना पड़ता था। और जब ऐसे मरीजों को हमने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दिया तो उन्हें काफ़ी अच्छा इसका असर देखने को मिला और कई सारे पेशेंट तो होम्योपैथी ट्रीटमेंट से पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। ठीक होने के बाद भी उनका हम लोग सीबीसी करा करके 6 महीने साल भर देखते हैं। वो ठीक होने के बाद होम्योपैथी ट्रीटमेंट भी हम नहीं ले रहे हैं और किसी अन्य चिकित्सा प्रणाली का भी इलाज नहीं ले रहे हैं। पूरी तरह से नॉर्मल लाइफ व्यतीत कर रहे हैं, स्वस्थ हैं और उन्हें न तो ब्लड चढ़ाना पड़ रहा है न प्लेटलेट चढ़ाना पड़ रहा है। इसका जो मेन कारण है, अगर बच्चों में देखें तो नाक से ब्लड आना या मुंह से ब्लड आना। इसी तरीके से अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो उनको प्रोफ्यूज मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, उनको जो मासिक स्राव होता है ब्लड का वो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने चलता रहता है। वो लोग अपने घर में नहीं बताते हैं, डॉक्टरों को लेट जा कर के बताते हैं। उससे कहीं ना कहीं बोन मैरो प्रभावित होता है। इसी तरीके से जो ब्लीडिंग पाइल्स के मरीज हैं, उनको लंबे समय से ब्लीडिंग पाइल्स रहता है, वो उसको अवॉइड करते हैं या डॉक्टरों को नहीं बताते हैं शर्म के कारण। उससे कहीं ना कहीं अप्लास्टिक एनीमिया जैसी परेशानी हो जाती है। ऐसे ही कैंसर के जो मरीज हैं जिनमें कीमोथेरापी, रेडियोथेरापी होती है, उसके बाद भी ब्लड सेल्स जो नॉर्मल ब्लड सेल कम हो जाते हैं और कम होने के बाद जब वापस नहीं बढ़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं अप्लास्टिक एनीमिया के श्रेणी में चला जाता है। ऐसे काफ़ी सारे पेशेंट आते हैं और हम लोग जो होम्योपैथी ट्रीटमेंट दे रहे हैं उससे देश के कई प्रदेशों के मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। सर, हमने देखा गर्मी अब शुरू हो गई है। गर्मी के मौसम में हम देखते हैं कि पेशाब में जलन और बहुत सारे यूरिन इन्फेक्शन इस दौरान देखने को मिलते हैं। किस तरह की दवाइयाँ इस समय लेने की ज़रूरत है? मरीजों को क्या कुछ सलाह देंगे? बिल्कुल शालिनी जी, गर्मी के समय की अगर मैं बात करूं तो गर्मी में सिर दर्द बहुत कॉमन है। माइग्रेन की जिनको परेशानी रहती है वो धूप में जैसे निकलते हैं तो उनको परेशानी हो जाती है। सन स्ट्रोक या हीट स्ट्रोक हो जाता है। इसी तरीके से एक और जो बहुत ही कॉमन सी परेशानी है वो यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बार बार हो जाता है या पेशाब में जलन हो जाता है। कई बार तो मेरे पास पेशेंट आते हैं, वो बताते हैं कि उनको इतना ज़्यादा जलन और दर्द होता है कि वो पेशाब जाने से ही डरते हैं। तो ऐसी स्थिति न बने उसके लिए आपको बहुत प्रॉपर तरीके से पानी लेना चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर, हम लोग देखते हैं कि पानी कम पीते हैं, पानी कम पीने से यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, उसके कारण ये परेशानी हो सकती है। जिन लोगों को स्टोन की परेशानी रहती है तो स्टोन में भी अगर पानी की कमी हो जाएगी तो छोटे छोटे स्टोन भी दर्द करा सकते हैं। तो आपको पानी ज़्यादा लेना चाहिए। इसी तरीके से आप छाछ ले सकते हैं गर्मी में, नींबू पानी ले सकते हैं, जो आम का झोलिया होता है या आम का पना बोलते हैं वो ले सकते हैं, सत्तू का शरबत ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे नेचुरल पदार्थ हैं जिसके सेवन से हम यूटीआई से बच सकते हैं या पेशाब के जलन से बच सकते हैं या फिर हम हीट स्ट्रोक्स को भी अवॉइड कर सकते हैं। और अगर आपको धूप से सिर दर्द की शिकायत है तो अगर आप धूप में जा रहे हैं तो सिर पर कपड़ा बांध करके चलें या टोपी लगा करके चलें तो उससे भी सिर दर्द या माइग्रेन से बचा जा सकता है। उसके लिए हम लोग यहाँ हमारे एडवांस जो हमारा योग और नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल है उसके लिए हम लोग सिरोधारा करा रहे हैं मरीजों को और मड थेरापी दे रहे हैं। मिट्टी चिकित्सा, पूरे शरीर पर मिट्टी का लेप लगा करके उनको थोड़ी देर रख दिया जाता है, उससे पेशाब की जलन काफ़ी अच्छी ठीक हो जाती है और सिरोधारा से सिर दर्द और माइग्रेन में काफ़ी अच्छा राहत मिल रहा है। तो होम्योपैथी और नेचुरोपैथी के सहयोग से आप इस तरह की बीमारियों से आसानी से बच सकते हैं। सर, यौन रोग क्या है, इसे गुप्त रोग क्यों कहते हैं और होम्योपैथी में इसका इलाज कितना ज़्यादा कारगर साबित हो रहा है? गुप्त रोग होते ही नहीं है, ये पता नहीं कहाँ से वर्ड आ गया गुप्त रोग का। कोई भी रोग गुप्त कहाँ से है? गुप्त रोग बोल बोल करके ही तो बीमारी बढ़ा देते हैं। जैसे हमारे शरीर के दूसरे अंग हैं वैसे ही हमारे यौन अंग भी है। यौन अंग या यौन बीमारी, यदि कोई भी बीमारी संक्रमण हो गया, कोई परेशानी हो गई, आप अपने जो चिकित्सक हैं, फैमिली फिजिशियन हैं, उनसे डिस्कस करिए।
करिए, जो ऑलरेडी शिक्षित डॉक्टर हैं उनसे चर्चा करिए। कोई भी रोग गुप्त नहीं होता है, हमारे यौन अंग भी हमारे शरीर के ही अंग हैं, उस पर भी आपको खुलकर चर्चा करना चाहिए आपके चिकित्सक से। और होम्योपैथिक दवाइयों से बहुत सेफ तरीके से इसका इलाज होता है, उसका शरीर पर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, तो आप यौन रोगों के लिए भी होम्योपैथिक दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर, इस बार की थीम क्या रहने वाली है वर्ल्ड होम्योपैथी डे पर? वर्ल्ड होम्योपैथी डे पे इस बार की जो थीम है वो है हमारा एजुकेशन, रिसर्च और ट्रीटमेंट। आप देखेंगे कि होम्योपैथी में निरंतर डेवलपमेंट होता जा रहा है, लोग ट्रीटमेंट को अपना रहे हैं, हमारे होम्योपैथी में रिसर्च भी अब बढ़ रहा है, और जो एजुकेशन है, हमारे जो होम्योपैथी कॉलेजेस हैं उसको भी काफ़ी बेहतर कर रही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जब 2014 में आयुष मंत्रालय बना उसके बाद काफ़ी चेंजेस आए हमारे देश में, काफ़ी सारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, आयुर्वेदा इस तरह के बनाए जा रहे हैं। तो जो थीम है वो ये है कि हम ट्रीटमेंट को कैसे प्रभावी बनाएं, उसमें इन्वेस्टिगेशन का क्या रोल हो सकता है। इसी तरीके से जो जटिल बीमारियां हैं, आप देख रहे हैं कैंसर की मैं बात कर रहा था, अप्लास्टिक एनीमिया की बात कर रहा था, आर्थराइटिस या स्पॉन्डिलाइटिस या अस्थमा या स्किन की बीमारियां, सोरियासिस, एक्जिमा, जो किसी भी अन्य चिकित्सा प्रणाली से ठीक नहीं हो पा रही, उसको हम कैसे प्रभावी ट्रीटमेंट दें होम्योपैथी से, और रिसर्च को हम पब्लिश कराएं, सो दैट कि लोगों का जो विश्वास है वो हम हासिल कर सकेंगे। तो हमारा जो इस बार का थीम है वो है रिसर्च, एजुकेशन और ट्रीटमेंट। सर, जाते जाते सभी दर्शकों को क्या हेल्थ टिप्स देना चाहेंगे जो अपने जीवन में कम से कम वो उस टिप्स को फॉलो कर सकें? मैं बहुत छोटी सी सलाह देना चाहता हूं कि अगर आप मोबाइल चलाते चलाते रात को 2 बजे या 4 बजे सोते हैं तो ये बंद कर दीजिए। मोबाइल चलाने का एक लिमिट रखिए। आप अगर 11 बजे रात को बंद करना चाहते हैं 11 बजे बंद कर दीजिए, 12 बजे बंद कर दीजिए, 12:30 बजे बंद कर दीजिए। एक लिमिट कहीं ना कहीं मोबाइल चलाने की रात को कम से कम आखिरी लिमिट निर्धारित कर लीजिए। 12 साढ़े 12 बजे तक अवश्य सो जाइए। मल्टी सिटीज़ में जो हमारी सिटी है उसमें युवा वर्ग रात को 2 बजे 4 बजे सो रहा है और सुबह 10 बजे 12 बजे उठ रहा है, ये ठीक नहीं है, हमारे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बिल्कुल ठीक नहीं है। आप कहीं ना कहीं इसको लिमिट करिए। लोग क्या है कि देर तक सो करके उठते हैं, उसके बाद उनको डलनेस बनी रहती है। काफ़ी सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो बताते हैं कि मैं रात को देर से सोता हूँ और सुबह देर से उठता हूँ और दिन भर डलनेस बनी रहती है। तो ये डलनेस, थकान को हटाने का सबसे साधारण सा तरीका है कि रात में 12 बजे तक सोने का प्रयास करें और 7-8 घंटे नींद अवश्य लें, सो दैट कि आप दिन भर एनर्जेटिक और हेल्दी बने रहें। सर, बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी बहुत छोटे से नोट में सर ने देने की कोशिश की, क्योंकि बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद का ख्याल रखें, क्योंकि खुद का ख्याल रख पाएंगे तभी आपके जो सपने हैं, जो काम है आपको हर दिन के करने हैं, वो संभव हो पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज की हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार। नमस्कार।